मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और प्रॉफिट कमा रहे होंगे। आज हम जिस आईपीओ के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA, इरेडा भी बोलते हैं इसको। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो 1987 में बनी थी, मार्च में। इसका काम क्या है मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। पीछे एक आईपीओ आया था IRFC 25 रुपये में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। रेलवे का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई ठेका हो, कोई काम हो, यदि किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो IRFC से लेता है। IRFC रेलवे के कामों के लिए पैसे फाइनेंस करती है। वही काम इसका है IREDA का। ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट कंपनीज को और प्राइवेट कंपनीज को भी। पीछे इसने सुजलॉन एनर्जी को भी लोन सेंक्शन किया है 5000 करोड़ का। यही फाइनेंस का काम है इसका मेन। कुछ इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ से भी इसको रिटर्न आती है, और फाइनेंस से इसको इंटरेस्ट की इनकम आती है। अब दो चीज़ें आ गई। एक चीज़ तो ये फाइनेंस करती है कंपनीज़ को और वहाँ से इंटरेस्ट आता है। इसके पास पैसा कहाँ से आता है? इसके पास पैसे के दो ज़रिए हैं। एक तो ये बॉन्ड्स इशू करती है पब्लिक के पास कि अपना IREDA के बॉन्ड्स आ गए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। ये इंटरेस्ट पे पब्लिक से बॉन्ड्स के रूप में पैसा लेती है। सेकंड ऑप्शन इसके पास इंटरनेशनल है। ये वर्ल्ड बैंक से, जापानीज़ फंड्स हैं, स्मॉल बैंक है, वर्ल्ड स्मॉल बैंक, जो मेन बड़े बड़े बैंक हैं, उनसे भी ये लोन लेती है और ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। यही काम है इसका, और इसका मेन रेवेन्यू वहीं से आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है ये कंपनी। मिनी नवरत्न है, मिनी नवरत्न उसको बोलते हैं जिसकी पिछले 3 साल में एसेट्स 30,000 करोड़ से ज़्यादा की हो, उसको मिनी नवरत्न कंपनी कहा जाता है। मिनी नवरत्न भी है, प्रॉफिट में है, काम भी बड़ा अच्छा है इसका। जैसे IRFC का पीछे आईपीओ आया था और उसने शायद 2 साल के अंदर, मेरा अंदाज़ा है कि 3 गुना रिटर्न कर दी, और वैसी ही ये कंपनी है। आईपीओ ज़रूर लगाइएगा, मुझे इससे काफ़ी उम्मीद है। लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए बढ़िया है, और ये डिविडेंड पे कंपनी रहेगी। आप पैसे लगाकर छोड़ दीजिए, बैंक की एफडी से थोड़ा सा कम करके इसके ऊपर से आपको डिविडेंड के रूप में हर साल मिलते रहेंगे। ये फाइनेंस कैसी कंपनियों को करती है आप ये समझिए कि सभी को नहीं फाइनेंस करती है, ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली कंपनियों को ही करती है। रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियों में आती हैं जो विंड पावर से एनर्जी बनाती हैं, हाइड्रो पावर से बनाती हैं, बायोगैस पावर से बनाती हैं, सोलर पावर से बनाती हैं। जो ऐसी कंपनियां काम करती हैं उन कंपनियों को ये फाइनेंस करती हैं। उसमें सुज़लॉन भी आती है, अडानी पावर भी आती है, कई नामी कंपनियां हैं जो आती हैं, उनको ये फाइनेंस करती है। यदि आईपीओ डिटेल की बात करूं तो नवंबर 21 कल ये ओपन हो जाएगा और नवंबर 23 को ये क्लोज़ हो जाएगा। 2150 करोड़ का ये इशू साइज़ है, 1290 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, और बाकी का ऑफ़र फॉर सेल के तहत है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। आईपीओ प्राइस 30 रुपये से 32 रुपये के बीच में है। 32 रुपये कट ऑफ प्राइस रहेगा। NSE BSE दोनों में लिस्ट होगा। कोटा इसका सेम वैसे ही है, 50% KYB, 35% रिटेल और 15% HNI। यदि हम मार्केट लॉट की बात करें तो एक मिनिमम लॉट लगाने में 460 शेयर्स के अप्लाई होंगे, जिसकी अमाउंट 14,720 रुपये बनेगी। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है 5,980 शेयर्स के लिए, जिसकी अमाउंट 1,91,360 रुपये बनेगी। यदि हम आईपीओ अलॉटमेंट की बात करें तो 23 नवंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। नवंबर 29 की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है। रिफंड्स 30 नवंबर तक आ जाएंगे। डीबिट में शेयर्स 1 दिसंबर को आने की संभावना है, और लिस्टिंग इसकी 4 दिसंबर दी हुई है। पिछले आईपीओ की भी लिस्टिंग 5 दिसंबर के आसपास है, इसकी भी 4 दिसंबर के आसपास है, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी ही लिस्टिंग हो जाएगी। यदि हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं इसके। एसेट्स 30,300 करोड़ से बढ़कर 50,446 करोड़ हो गई है।
रेवेन्यू 2657 करोड़ से बढ़कर 3483 करोड़ हो गया है। यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छा जंप है, 346 करोड़ से बढ़कर 2 साल में 865 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ कंपनी की 3000 करोड़ से बढ़कर लगभग 6000 करोड़ हो गई है। रिजर्व्स कंपनी ने बढ़ाए हैं काफ़ी अच्छे, 1386 करोड़ से बढ़कर 2310 करोड़ रुपये। जो बोरोइंग्स है कंपनी की 24,000 करोड़ से बढ़कर 40,000 करोड़ हो गई है। बोरोइंग्स इसकी इसीलिए बढ़ती है क्योंकि ये लोन लेती है और फिर आगे देती है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये काम इसका ऐसा ही है, बैंकों की तरह ही है। तो कुल मिला के यही है कि बढ़िया फाइनेंशियल्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, लिस्टिंग गेन में भी प्रॉफिट दे सकता है, शॉर्ट टर्म में भी बढ़िया है। यदि हम पीई की बात करें तो 8.47 की पीई इसकी निकलती है, जो पीएसयू सेक्टर में बहुत अच्छी है। कट ऑफ प्राइस के हिसाब से यदि देखें तो 8,600 करोड़ की मार्केट कैप बनेगी इसकी। आरओई भी अच्छी है इसकी, 15.44 है, जो सही रेट पे है, बहुत बढ़िया है, 15.44 ईवी। डेट आप 6.77 है, जो ज़्यादा है आपको बता दिया, वो चलता ही है। ईपीएस भी 3.78 है, जो बढ़िया है। यदि हम इसकी पीर कंपैरिजन की बात करें, आरईसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ और आईआरएफसी, इनके साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। ये सारे सेक्टर जो हैं फाइनेंस से रिलेटेड हैं, फाइनेंस ही करती हैं ये सारी कंपनीज़। और यदि मैं पिछले 1 साल का रिकॉर्ड आपको बताऊं तो आरईसी, पावर फाइनेंस, आईआरएफसी, तीनों ही कंपनियों ने पिछले 1 साल में 200% से ज़्यादा की रिटर्न दी है, लगभग 200% है। इसमें से एक 270% भी है, 244% भी है और 180% भी है। जो आईआरएफसी है उसने 180% दी है। तो उसको देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में भी इसका काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा। आईपीओ को ज़रूर लगाना चाहिए और 3 साल तक का हॉरिजॉन लेके रखिए इसको, ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी आपको। यदि हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखें तो कोई ख़ास ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्यूचर में इनको पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये फंड्स अरेंज कर रहे हैं। और जनरल कॉर्पोरेट परचेज हो गए जो आईपीओ के खर्चे हैं उसके लिए, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा के उसका जो बेनिफिट मिलता है वो लेंगे ये, और कोई ख़ास पर्पस नहीं है आईपीओ का। यदि हम जीएमपी की बात करें तो आईआरडीए का जीएमपी 26% चल रहा है, 8 रुपये जीएमपी बनेगा 32 रुपये के प्राइस पे, जो अच्छा है काफ़ी। फेड बैंक फाइनेंशियल्स का भी 10% है, गांधार ऑयल का भी 30% है और टाटा टेक्नोलॉजी का 70% है। फ्लैगशिप के जीएमपी अप हो गए हैं मार्केट की कंडीशन ठीक की वजह से। तो मेरे हिसाब से आईपीओ ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।